This program is brought to you by University of Management and Technology, Pakistan's first AI-powered education experience. एडिक्शन है क्या चीज़? एडिक्शन से मुराद ये है कि कोई इंसान किसी एक चीज़ का आदी हो चुका है। अभी रिसेंटली एक मरीज़ के बाद मुझे रात को फ़ोन आया जी, उसने घर की सारी चीज़ें तोड़ दी हैं। एडिक्शन की टाइप्स क्या क्या हैं? सिगरेट है, वेप है, और कोकेन है, मेथाम्फेटामिन है। जैसे हर चीनी खाने वाला बंदा शुगर नहीं होता, हर मसाला खाने वाला बंदा ब्लड प्रेशर का मरीज़, इसलिए हर नशा करने वाला मरीज़ एडिक्ट नहीं बनता। कि दुनिया का जो सबसे मुश्किल तरीन काम है ना, वो गुड पेरेंटिंग है। एक माहर ने कहा था दूसरा मुश्किल तरीन काम ड्रग ट्रीटमेंट है। कोई शख्स जो है एडिक्ट हो जाता है और एलिमेंट भी साथ उसके आ जाते हैं। एक ज़हनी बीमारी होती है स्किज़ोफ्रेनिया, जिसमें मरीज़ शक करता है। मरीज़ को ठीक किया जा सकता है, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है फैमिली को ये सोचना कि पहले जो बीमारी हुई है उसमें हमारा भी रोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आफ़ियत अल्लाह ताला की एक ऐसी नेमत है जिससे अक्सर लोग जो है वो नाफाकफ भी हैं और उसके नाशुक्रे भी हैं। अगर अल्लाह ताला ने हमें किसी जहनी जिस्मानी बीमारी से आफ़ियत दे रखी हो, हमारे लिए लाजिम है कि अल्लाह का शुक्र अदा करें। हमारा आज का मौजू ड्रग एडिक्शन है और आप लोग जानते हैं कि अगर खुदा न खास्ता किसी घर के अंदर एक ऐसा मरीज़ हो जो मनशियात का आदी हो, तो उसके साथ साथ पूरे घर वालों की ज़िंदगी और उसके साथ उसके दोस्त, उसके अहबाब, उसके साथी, इवन मोहल्ले वाले उससे कितनी तकलीफ़ में होते हैं, इसका उनको अंदाज़ा है कि जिनके साथ ऐसा कोई मरीज़ मौजूद हो। तो आज हम अपने इस प्रोग्राम के अंदर, इस पॉडकास्ट में बात करेंगे ड्रग एडिक्शन की। हमारे साथ एक सीनियर एडिक्शन साइकियाट्रिस्ट मौजूद हैं जो गुज़श्ता 35 साल से एडिक्ट लोगों के साथ काम कर रहे हैं, उनकी बहाली पे काम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अमजद चौधरी साहब। उनसे हम जानेंगे कि खुदा न खास्ता अगर किसी घर के अंदर कोई मरीज़ हो, एडिक्ट हो, तो उसका इलाज कैसे मुमकिन है, और फिर जो उसके इर्द गिर्द लोग हैं, उसके आप कह लें माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, दोस्त अहबाब हैं, वो किस तरह से उसको इस चीज़ से बाहर आने में उसकी हेल्प कर सकते हैं। आइए इस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम सर। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। बड़ा हसास मौजू है, बड़ा ही एक बाज़ दफ़ा तकलीफ़देह बात भी होती है कि खुदा न खास्ता अगर किसी घर के अंदर ऐसा शख्स हो, ऐसा मरीज़ हो, तो पूरी फैमिली उससे मुतासर होती है। तो सबसे पहले तो ये फरमाइए, ये एडिक्शन है क्या चीज़? सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। एडिक्शन को समझना सबसे ज़रूरी है ताकि हम समझ सकें कि नॉर्मल बिहेवियर, एडिक्शन बिहेवियर में क्या फ़र्क है। एडिक्शन से मुराद ये है कि कोई इंसान किसी एक चीज़ का आदी हो चुका है। इससे अगली स्टेज है कि अब उसके बगैर रह नहीं सकता। मिसाल के तौर पर अगर एक बंदा सिगरेट पीता है, कभी पी लिया कभी ना पिया, वो ख़रीदना नहीं पड़ता, दोस्तों के साथ बैठा है पी लिया, तो उसके बाद फिर ये इब्तदाई स्टेज है, इसे हम कहते हैं कि कभी कभार यूज़ करना या सोशल यूज़र कहते हैं। उसके बाद कुछ लोग फिर रेगुलरली वो बाकायदगी से पीना शुरू कर देते हैं, खुद ख़रीदते हैं, सुबह दोपहर शाम पीना, वो उनको आदत पड़ जाती है। ये सेकंड स्टेज है। इस स्टेज तक भी बंदा खुद अपनी कोशिश से छोड़ सकता है, थोड़ी सी मदद लेके या खुद से अपनी विल पावर के लिए। इससे अगली एक स्टेज है जिसे कंपल्सिव यूज़ कहते हैं या एडिक्टिव स्टेज कहते हैं। इस स्टेज पे जो मरीज़ पहुंच जाए, जो बंदा पहुंच जाए, वो खुद ब खुद नहीं फिर छोड़ सकता, फिर उसको इलाज की ज़रूरत पड़ जाती है। फिर वो उसके जिस्म और दिमाग का हिस्सा बन जाता है। उसका दिमाग, उसका जिस्म उसके बगैर रह नहीं सकता। उसे सुबह उठते ही सबसे पहले नशा इस्तेमाल करना पड़ता है या सिगरेट पीना पड़ता है। जब उसको ना मिले तो फिर उसको अलामात पसपाई आती हैं, नाक से पानी, आँखों से पानी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, फिर तकलीफ़ शुरू होती है। फिर उस तकलीफ़ को ख़त्म करने के लिए वो पीता है। शुरू में तो मज़े के लिए पीता है, लेकिन बाद में उस तकलीफ़ को ख़त्म करने के लिए पीता है। तो इस स्टेज को कहते हैं एडिक्टिव स्टेज होगी। और इससे फिर इसके नुकसानात होने शुरू हो जाते हैं। गला ख़राब रहता है, फेफड़े ख़राब होने शुरू होते हैं, मैदे में प्रॉब्लम रहता है, गुस्सा ज़्यादा आना शुरू होता है, उसकी वजह से कारोबार, जॉब और वहाँ पर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो जब ये सब चीज़ें आनी शुरू हो, जिसका क्राइटेरिया है बाकायदा 11 क्राइटेरिया हैं, उसमें अगर मरीज़ उनको उसके अंदर फॉल करता है, पूरी दुनिया में हर बीमारी के क्राइटेरियाज हैं, 11 में से अगर 2 या 3 हो तो उसे कहते हैं माइल्ड एडिक्शन है। अगर 4 से 5 हो तो मॉडरेट कहेंगे, अगर 6 या 6 से ज़्यादा फिर सीवियर एडिक्शन है। तो उसका ट्रीटमेंट उस हिसाब से फिर हम डिज़ाइन करते हैं। तो ये एक बैरूनी तौर पर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अब एडिक्शन की स्टेज में दाखिल हो गया है और ये ख़ुद नहीं छोड़ सकता। घर वाले या बाकी लोग कहते हैं ये कितना मुश्किल काम है, फ़लाने ने छोड़ दिया, फ़लाने ने छोड़ दिया, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अब उसके बस में नहीं है।
ये ऐसी है कि एक बंदे की शुगर कभी कभी ज़्यादा होती है तो वो अपनी खुराक को आगे पीछे करके वॉक करके वज़न कंट्रोल ठीक कर सकते, लेकिन अगर अब उसको शुगर हो गई है यानी कि उसका ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी करवा लिया नाश्ते से पहले, बाद में देखा शुगर, अब बॉडी के अंदर शुगर कंट्रोल करने की सलाहियत जो है वो कम हो गई है और बॉडी शुगर को मैनेज नहीं कर पाती। दैट भी अब उसको शुगर, अब वो लाइफस्टाइल चेंज करने से या चीनी बंद करने से, परहेज से वो ठीक नहीं होगा, उसको बाकायदा इलाज की ज़रूरत है। अब शुगर हो गई है तो ये फ़र्क है। आपने फरमाया कि ये जो आपने बात की सिगरेट की, अच्छा ये तो लगता है कि बड़ी यानी सॉफ्ट किस्म की चीज़ है ना कि आप सिगरेट पीते हैं तो आपने अच्छा कुछ ज़्यादा पी लिए कुछ कम पी लिए, लेकिन जो हमारी ड्रग्स हैं जो बाकायदा यानी मतलब हीरोइन है या इस तरह की जो आइस है और इस तरह के नशे हैं, ये वाली हैबिट कैसे डेवलप होती है और ये कैसे स्टार्ट होती है ये एडिक्शन जो? ये भी इसी तरह जैसे अभी सिगरेट की बात करते थे, इसके साथ पॉड और वेप आजकल बड़ा कॉमन है। लड़कियों लड़कों ने अपनी जेबों में अपने पर्स के अंदर ये रखे होते छोटी सी चीज़ें, वो लगा यूज़ करते हैं और अंदर धुआं शुआं भी उसका नहीं होता, पता भी नहीं चलता, स्मेल भी नहीं आती वो, और ये बहुत कॉमन हो गई है हमारे मुआशरे के अंदर, जिसे वेप या पॉड कहते हैं या वेप कहते हैं, वेपिंग कर रहा है या पॉड कर रहा है। इसी तरीके से उसी जगह के ऊपर जहाँ पे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ना पहले जो है सिगरेट के साथ चरस का इस्तेमाल बड़ा कॉमन था, जिसे हैश भी कहते हैं, कैनबिस भी कहते हैं, और अब जो है उसकी जगह आइस ने ले ली है। ये मेथाम्फेटामिन एक ड्रग है जो कि इसको पूरी दुनिया में बड़ी कॉमन है। चर्च के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो नशा है वो आइस है, और ये इस वक्त दुनिया की एवर फास्टेस्ट ड्रग है जो हमारे दिमाग को तेज़ करती है और दिमाग को बहुत तेज़ी से एक्टिवेट करती है। इसीलिए ये दुनिया में बहुत कॉमन होती जा रही है, सस्ती भी है और बहुत सारे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व भी हो रहे हैं। इसकी एडिक्शन बहुत क्विकली डेवलप होती है और ये हमारे दिमाग का बेड़ा गर्क कर देती है, जिसमें मरीज़ को शक व शुबा वहम आने शुरू हो जाते हैं और वो उसको लगता है कि लोग मेरे ख़िलाफ़ हैं, मुझे नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, और वो नुकसान पे मारपीट तोड़ फोड़ करना शुरू कर देता है। अभी रिसेंटली एक मरीज़ के बाद मुझे रात का फ़ोन आया जी, उसने घर की सारी चीज़ें तोड़ दी हैं, थोड़ी लेके उसने टीवी भी तोड़ दिया, टेबल भी तोड़ दिया, शीशे सारे तोड़ दिए, कोई चीज़ लैपटॉप भी उसने तोड़ दिए, बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया। क्यों? उस बेचारे का कसूर नहीं है, क्योंकि जब वो एडिक्शन बढ़ रही थी उसकी तरफ ध्यान नहीं किया गया। अब जब उसको शक व शुबा आने शुरू हो गए तो उसमें फिर ये मिस हैंडलिंग है। जैसे अभी हमारे यहाँ पाकिस्तान में सैलाब है, वो हम कहते हैं ये अल्लाह का अज़ाब है, गोरा इसको कहता है ये मिस मैनेजमेंट है। आपने वाटर मिस मैनेजमेंट की इसलिए सैलाब आया है, हम उसे कहते हैं ये अज़ाब है। तो ये हमारी थिंकिंग का फ़र्क है, हमें अपनी सोच को बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि हम इसको बेहतर कर सकें। जरा साहब ये फरमाइए कि ये एडिक्शन की टाइप्स क्या क्या हैं और कितनी किस्म की ये होती है एडिक्शन? देखिए, एक तो ड्रग्स की टाइप हैं, जैसे कुछ ड्रग्स जैसे स्टिमुलेंट्स कहते हैं जो हमारे दिमाग को तेज़ करती हैं, जिसमें सिगरेट है, वेप है, कोकेन है, मेथाम्फेटामिन है, ये सारे हमारे दिमाग को तेज़ करते हैं, चाय भी इसके अंदर शामिल हैं। एक है जो दिमाग को सुस्त करते हैं, सुस्त करने वाले नशे, जैसे डिप्रेसेंट्स कहते हैं, मिसाल के तौर पर उसमें नींद की ख्वाब सारी गोलियाँ आ जाती हैं, लेक्सोटिनिल वगैरह आ जाती हैं, बारबिचुरेट्स इसमें आ जाते हैं, और अल्कोहल आ जाती है, ये सारी हमारे दिमाग को सुस्त करते हैं। तीसरी टाइप्स है पेन किलर्स की, जिसमें पहले हेरोइन बड़ी कॉमन थी, आजकल हेरोइन कम हो गई है, और तमाम ओपियाइड जैसे टीके हैं, जो लोग टीके लगाते हैं, गोलियां इस्तेमाल करते हैं, ये बड़े कॉमन है। आजकल लोग बहुत ज़्यादा इसका भी बहुत ज़्यादा शिकार है कि खुद ब खुद टीके लगा रहे हैं, ये पेन किलर है, ये इसी ओपियाइड्स भी कहते हैं। और चौथी किस्म है हेलुसिनोजेंस की कहते हैं, जो हमारे दिमाग के ख्यालात को तोड़ते मरोड़ते हैं, जिसमें कैनबिस इसके अंदर आ जाता है, इसमें LSD है, PCP है, और इस किस्म की तमाम मशरूम्स हैं, ये सारी जो वेस्टर्न ड्रग्स हैं ये सारी इसके अंदर आती हैं। ये बेसिकली चार मेन किस्में हैं जो कि हमारे मुआशरे में ड्रग लोग यूज़ करते हैं। ये फरमाइए कि हर यानी ड्रग यूज़ करने वाला एडिक्ट बन जाता है, या मतलब कि उसके अंदर इस बात के चांसेस होते हैं कि वो उस वैसे सर्वाइव कर सकता है? ये बड़ा ज़बरदस्त आपने सवाल किया। जैसे हर चीनी खाने वाला बंदा शुगर नहीं होता, हर मसाला खाने वाला बंदा ब्लड प्रेशर का मरीज़, इसलिए हर नशा करने वाला मरीज़ एडिक्ट नहीं बनता। जैसे हमने पहले स्टेजेस डिस्कस की, इसी तरीके से एडिक्ट वो बनता है जिसके दिमाग के अंदर वल्नरेबिलिटी होती है, जिसके अंदर टेंडेंसी होती है कि वो एडिक्ट बन जाएगा। जैसे शुगर हर बंदे की नहीं होती, जिसके अंदर टेंडेंसी होती है कि वो शुगर का मरीज़, उसके वालिदैन में या किसी लेवल के ऊपर उसके अंदर जाने की टेंडेंसी होती है, वो बनता है। इसी तरीके से जो लोग नशा करते हैं उनमें से कुछ लोग जो हैं उनका नशे पे कंट्रोल ख़त्म हो जाता है और उनको नशे का मज़ा नहीं आता। जैसे मिसाल के तौर पर शराब, दुनिया में 2 अरब लोग शराब पीते हैं, 2 अरब लोग, और उसमें से सिर्फ 10% लोग एडिक्ट बनते हैं, बाकी कुछ आदी बनते हैं। इसी तरीके से सिगरेट पीने वाले लोग तकरीबन 1.25 अरब हैं दुनिया में, जो नया डाटा आया है 2025 की ड्रग रिपोर्ट आई है।
तो उसमें से जो है कुछ लोग जो है उसके एडिक्ट बन जाते हैं, वो फिर उनका डेथ रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है, उनकी ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती हैं। जो लोग एक दफ़ा एडिक्ट बन जाएं फिर वो इलाज के बगैर वो ठीक नहीं हो सकते, और इसमें एडिक्ट बनने में बैरूनी अवामल कम और अंदरूनी अवामल का हाथ ज़्यादा होता है। बैरूनी अवामल जो मर्ज़ी हो किसी को एडिक्ट नहीं बना सकते। मरीज़ के अंदर के अवामल, दिमाग का अंदर जो है, हमारे दिमाग के अंदर एक सेंटर होता है जिसे हम रिवॉर्ड सेंटर कहते हैं, रिवॉर्ड सर्कल। हमारे दिमाग के दो हिस्से हैं, दोनों के अंदर एक एक सेंटर होता है। जब हम नॉर्मली खाना पीना खाते हैं, सोते हैं या कोई हम हंसी वाली एक्टिविटी करते हैं, वहाँ पे एक केमिकल है डोपामिन, वो उसका इंक्रीज़ हो जाता है। वो जब हम रेगुलरली यूज़ करते हैं तो हमारे दिमाग को उसकी आदत पड़ जाती है, और हमारा दिमाग कहता है कि अब मुझे खाना पीना नींद वगैरह किसी की ज़रूरत नहीं, मुझे सिर्फ वो डोपामिन का हाई चाहिए जो कि ड्रग से मिलता है। और वो हाई जो है उसे कहते हैं ब्रेन हाईजैक हो गया है, और ब्रेन को फिर और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। सबसे ज़्यादा जो नॉर्मल लेवल पे लोगों को ब्रेन के अंदर डोपामिन बढ़ता है वो 100-150 तक जाता है। खाना खाते हैं या वॉक करते हैं या अपना हम नींद पूरी करते हैं, लेकिन ड्रग्स की वजह से जो डोपामिन, सिगरेट, आम बंदा अगर सिगरेट पीता है उसको डोपामिन लेवल एकदम 150, 200, 300 तक जाता है, और हर दफ़ा वो बढ़ता रहता है। आइस एक ऐसा ड्रग है जिसे मेथाम्फेटामिन भी कहते हैं, ये स्टिमुलेंट है। इसकी वजह से हमारे दिमाग का डोपामिन लेवल 1250 तक चले जाता है, और जब हम बार बार यूज़ करते हैं तो हमारे दिमाग कहता है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वही चाहिए। तो अब इसे कहते हैं ब्रेन हाईजैक हो गया। अब ब्रेन और उसके अलावा किसी और चीज़ की डिमांड नहीं करता, और जो मरीज़ को नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ है, अब वो खुद कुछ नहीं कर सकता। जब किसी चीज़ की अब आदत पड़ जाए, मरीज़ ना उससे काम कर सकता है, ना प्रॉपर्ली सो सकता है, ना अपनी घरेलू अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर सकता है। समझ लें अगर ये सारी चीज़ें होनी शुरू हो गई, और ये क्राइटेरिया मौजूद है नेट के ऊपर, अब जाएँ अब एडिक्शन क्राइटेरिया डालेंगे तो आप खुद भी इसको चेक कर सकते हैं कि हमारा मरीज़ कौन सी क्राइटेरिया का शिकार है, कि उसकी एडिक्शन किस लेवल पे है, तो उसको इलाज से ही वो ठीक हो सकता है। अब इस स्टेज के ऊपर अगर आप उसे समझाने की कोशिश करें या सख्ती करें या उसको कोई नरमी करें कि वो ठीक हो जाए, वो ठीक नहीं हो सकता। उसको सिर्फ इलाज ही ठीक कर सकता है, और इलाज के बगैर पॉसिबल नहीं है कि वो ठीक हो सके। मतलब हम उसकी बात भी करते हैं इलाज की भी। इसमें एक सवाल मैं चाह रहा था, पहले मुझे बताइए कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा एडिक्शन जो है वो किस चीज़ की है? हाँ, इस वक्त जैसे अभी बात कर रहे हैं, सबसे कॉमनेस्ट तो ज़ाहिर है निकोटिन है। वो डिफरेंट फॉर्म में है, सिगरेट की फॉर्म में है, वेप की फॉर्म में है, और पॉड की फॉर्म में है। गुटखा बड़ा कॉमन है, गुटखा जो है, पान गुटखा, ये इस सब के अंदर निकोटिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शीशा भी इसमें शामिल है। पहले सबसे ज़्यादा ड्रग तो ये होती है। उसके बाद सेकंड नंबर मेरा अल्कोहल है, जिसको इतना ज़्यादा एड्रेस नहीं किया जाता, लेकिन अल्कोहल इज़ वेरी कॉमन, बहुत कॉमन है हमारे माशरे के अंदर। क्योंकि उसकी एडिक्शन सिर्फ 10% है, और ये यूजुअली हाई क्लास यूज़ कर रही होती, तो उसमें जो एडिक्शन में लोग बनते भी तो वो साइड पे उनका ट्रीटमेंट हो जाता है, इतने माशरे में सामने नहीं आते। लेकिन जो सामने आने वाले लोग हैं वो ज़्यादा आइस और कैनाबस के एडिक्ट हैं, चरस या आइस, मेथाम्फेटामिन। ये सारे वो बच्चे हैं जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। वहाँ इसके इस्तेमाल की वजह से फिर उनकी एब्सेंटीज़म, वहाँ पे वो प्रॉपर्ली पढ़ाई कर नहीं पढ़ते, ग्रेड्स नीचे आने शुरू होते हैं, जिसकी वजह से वालिदैन भी डिस्टर्ब होते हैं, बड़ी जल्दी वो अपसेट होने शुरू हो जाते हैं, और स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में उससे मसाइल आने शुरू हुए थे। तो ये सबसे ज़्यादा तेज़ी से जंगल की आग की तरफ फैलने वाला नशा है, जिससे मसाइल ज़्यादा आते हैं, और इसी साइकोसिस आना शुरू हो जाता है। मरीज़ को शक और वहम होना शुरू हो जाता है, उसे लगता है कि दुनिया मेरे ख़िलाफ़ है, या लोग मुझे मार देंगे, या उसे अपने घर वालों के ऊपर शक होना शुरू हो जाता है, अपनी बीवियों के ऊपर, घर वालों के ऊपर। तो ये सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला है। इसके अलावा जैसे मैंने ओपिएट्स की बात की, वो भी माशरे में चल रही है, वो भी लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। और इसके अलावा जो एक्सटेसी है, या इस किस्म की मशरूम्स है, या इसके अलावा और कोई टैबलेट्स है जैसे PCP है, ये बहुत कम यूज़, या कोकेन है, ये बहुत महंगे नशे हैं और बहुत कम, बहुत हाई क्लास के अंदर ये इसका यूज़ भी थोड़ा बहुत है। डांसिंग क्लब्स, डांसिंग पार्टीज़ में, रेव पार्टीज जो होती हैं, वहाँ पर ये ड्रग यूज़ होती है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग है मोस्टली पाकिस्तान के अंदर। डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि इससे पहले कि हमारा कोई प्यारा इसका शिकार हो जाए, तो किस तरह हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं इससे कि हमारा कोई बच्चा जो है ना इसका शिकार ना हो सके? ये बड़ी ज़बरदस्त बात की। इसके 3 लेवल्स हैं। पहला लेवल प्रिवेंशन का है, दूसरा ट्रीटमेंट का है, और तीसरा फिर प्रिवेंशन है, यानी कि रिलैप्स प्रिवेंशन। प्रिवेंशन शुरू होती है कि नशा शुरू करने से पहले से लेकर मरीज़ बनने की स्टेज तक जो सारे लेवल्स को प्रिवेंशन में लेके आते हैं। जैसे स्कूल के अंदर, घर के अंदर,
ये स्कूल बेस्ड प्रिवेंशन है। ये पूरा एविडेंस बेस्ड कोर्सेज हैं, पूरी दुनिया में कराए जाते हैं। एविडेंस बेस्ड कोर्सेज हैं कि स्कूल बेस्ड प्रिवेंशन कौन कौन सी उसमें टेक्निक्स हैं, कौन कौन सी तरीके हैं जो कि टीचर्स को सिखाए जाएँ, वालिदैन को सिखाए जाएँ, ताकि वालिदैन इसको प्रिवेंट कर सकें कि बच्चों को एडिक्शन की तरफ जाने ना दें। उसमें गुड पेरेंटिंग सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है कि वालिदैन क्या रोल प्ले कर रहे हैं, अपने बच्चों की तरबियत में क्या रोल प्ले कर रहे हैं। कि दुनिया का जो सबसे मुश्किल तरीन काम है ना, वो गुड पेरेंटिंग है। इससे मुश्किल काम कोई नहीं है। एक माहर ने कहा था दूसरा मुश्किल तरीन काम ड्रग ट्रीटमेंट है, एडिक्शन ट्रीटमेंट है। तो वालिदैन बच्चे की तरबियत, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है पैदाइश से लेकर, वालिदैन को साथ साथ उसकी तरबियत में जुड़ जाना चाहिए। 1 साल का बच्चा है, उसकी क्या नीड्स हैं उसको सीखे। नेट के ऊपर अवेलेबिलिटी है, किताबें पढ़े और बच्चे की वो नीड्स पूरी करे, जिस्मानी और साइकोलॉजिकल नीड। उसके बाद 2 साल का बच्चा हो गया है, प्री स्कूल गोइंग में क्या क्या बच्चों की ज़रूरत है, जैसे अनकंडीशनल लव है। अपने बच्चे को बगैर शर्तों के प्यार दे। ये ना करे अच्छा काम करे तो प्यार, बुरा काम करे तो उसको नफरत। बुरा काम तो होते कोई, अच्छा और नहीं अच्छा काम होता। अब ये कहें कि ये आपने अच्छा काम किया, ये काम अच्छा नहीं किया, तो उसके हिसाब से उसकी ट्रेनिंग, उसकी प्रेजिंग साथ साथ ज़रूरी है। तो ये अच्छी पेरेंटिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और बच्चे को लिसन करना, जब वो सुनने के काबिल हो जाए, बोलने का, उसको सुनना शुरू कर दें कि वो बच्चा क्या कहता है, उसकी नीड्स क्या है, उसकी डिमांड्स क्या है। और बच्चे से जो भी बात करें लॉजिक के बगैर बात ना करें। और अपने रिलेशनशिप, मियाँ बीवी का सबसे अहम है कि अपने रिलेशनशिप ठीक रखें। जब तक मियाँ बीवी का रिलेशनशिप ठीक नहीं होंगे, हम बच्चे के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट नहीं डाल सकते, ना ही हम उसको आगे जाके रोक सकते हैं। तो प्री स्कूल तक उसको अनकंडीशनल लव देने की ज़रूरत है। फिर जब वो स्कूल गोइंग होना शुरू हो जाए, फिर उसके साथ बैठना, उसके साथ बातचीत करना, जो खुद स्कूल छोड़ने, ड्राइवरों के पास ना छोड़े। मैंने बहुत दफ़ा देखा है कि ड्राइवर जो है बच्चे बच्चियों को ले जा रहे हैं, उन्हें अपनी गोदों में उसमें बैठाया होता है ड्राइवर ने। तो ये जो बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन, इसलिए अपने बच्चों को स्कूल खुद छोड़ें, खुद लेके आएँ, उनको खुद टाइम दें, सब कुछ करें। ठीक है, जितने भी आप मसरूफ़ हैं, हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करें। तो फिर जो ही उसके बाद बच्चे जब टीन एज में पहुंच जाते हैं, तो ये सबसे ख़तरनाक एज है जहाँ बच्चे जज्बाती तौर पर बहुत मजबूत हो जाते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो अक्ल को नहीं इस्तेमाल करते, क्योंकि अक्ल अभी उनके अंदर अभी डेवलप नहीं हुई होती। अभी इमोशनल बहुत ज़्यादा होता है। हाँ जी, वो इमोशनल होते हैं, इमोशनल बीइंग होते हैं। अक्ल का जो हमारा ताल्लुक है वो दिमाग के एक ऐसे हिस्से से है जिसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता है, 18-20 साल से 25 साल के दरमियान डेवलप होता है। तो उस वक्त से पहले बच्चे अपनी डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, फैसला साजी नहीं कर सकते। जैसे वो दोस्तों में बैठेंगे तो वो बड़ी जल्दी दोस्तों के इसे पीयर प्रेशर कहते हैं, दोस्तों की वजह से वो इम्पैक्ट हो जाता है। अगर वालिदैन बच्चों के करीब होंगे, उनके साथ डिस्कशन कर रहे होंगे या उनसे बैठ के बात करेंगे, बेटा स्कूल कैसा गुजरा, क्या बातचीत हुई, दोस्तों में बैठ के क्या बातचीत करते हैं, जब बच्चे उनके साथ बताएंगे, खुल के बातचीत करेंगे, चीज़ें छुपाएंगे नहीं, उनको वालिदैन का डर खौफ नहीं होगा, तो हम उनको एडिक्शन से या किसी भी बुरे उन आदत से उनको बचा सकेंगे। तो अगर हम इस तरीके से उनके साथ साथ लगे रहेंगे तो बच्चा सेफली वो उस दिमाग के उस हिस्से की डेवलपमेंट में दाखिल हो जाएगा जो 20 से 25 साल के दरमियान होती है। तो वो एक बेहतरीन इंसान और बेहतरीन शहरी बन जाएगा। ये नहीं कि वो गलतियाँ उससे होंगी। जब वो गलतियाँ करे, आप उसकी बात को सुने, फिर उसी से खुद ही पूछें कि बेटा ये जो आपके दोस्त ने कहा कि सिगरेट पीते हैं या बाहर जाते हैं, स्कूल बंक कर लेते हैं, आपका क्या ख्याल है कि ये आपका रवैया ठीक था या नहीं ठीक था? क्या इससे बेहतर रवैया किया जा सकता है? बजाय गुस्सा करने के, जब आप उसी से सवाल, उसी का जवाब पूछेंगे तो बच्चा खुद बताएगा हाँ ये इसके बेहतर में ये कर सकता था, ये मेरे लिए बेहतर नहीं है। उसकी वजह से वालिदैन बताएं कि हमें बेटा इससे अफसोस हुआ, या आपके टीचर ने बताया या मुझे पता चला तो इसका मुझे अफसोस। आपके रवैये को बताना ज़रूरी है कि ये मेरी बच्चे का रवैया ख़राब है। उसी ज़ात को ना निशाना बनाए कि तुम बुरे हो, उन्हें कि तुम अच्छे हो। उनको प्यार भी करें, उनको सीने से भी लगाएं, उसे हग भी करें, उसे आई लव यू भी कहें, उसे बताएं कि आपका रवैया बेटा ख़राब है, वैसे मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे आप जो भी करोगे मैं आपसे प्यार वैसे ही करूँगी या करूँगा। फिर बच्चा सोचेगा कि मेरा रवैया ख़राब था, मुझे अपने रवैये पे काम करना। फिर रवैया ठीक करेगा, फिर उसको शाबाश भी दें, उसके साथ खेलें भी, उसके साथ बाहर भी जाएं, उसको खाना भी खिलाएं, उसकी मर्ज़ी के जो जायज़ उसकी डिमांड्स है वो भी पूरी करके दें। तो इस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर फिर भी बच्चा अगर लग गया है, कुछ सिगरेट पी लिया है कुछ, फिर भी उसके साथ बैठ के बात करें कि बेटा क्या आप मुझे बताएं कैसे हम आपकी मदद कर सकते हैं कि आप इससे बच जाएँ, क्योंकि इससे आगे कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, इससे आगे नतायज बहुत बुरे हो सकते हैं। तो जब आप बच्चे से बैठ के बात करेंगे तो आप उसको, ये सारा प्रिवेंशन में आता है, हम उसको प्रिवेंट कर रहे हैं।
तो हम किसी भी लेवल के ऊपर बच्चों को शुरू करने से पहले अगर शुरू कर लिया है तो हम उसकी मदद कर सकते हैं। इस दौरान अगर वो शुरू कर चुका तो हमें माहिर नफ्सियात से या जो एडिक्शन में काम करने वाले माहिर हैं उनको आप सर्च करके जो वाकई इसमें ट्रेंड लोग हैं उनसे आप हेल्प लें। प्लस आप AI से, नेट से, गूगल से आप हेल्प ले सकते हैं। बेशुमार वीडियोज़ अवेलेबल हैं गूगल के ऊपर या उसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर। आप देखें कि कैसे हम बच्चों को रोक सकते हैं, कैसी बातचीत करें। तो मिलजुल के इस तरीके से बच्चे के ऊपर काम करके हम उसको रोक सकते हैं कि वो एडिक्शन में ना चले जाए, बीमारी की शरह में ना चले जाए। अगर वो बीमारी की हदूद क्रॉस करके उसमें चला गया तो फिर सारी उम्र बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे एक दफ़ा शुगर हो गई तो फिर सारी उम्र आप शुगर के ट्रीटमेंट में, लाइफस्टाइल चेंजेस में और मेडिसिन में लगे रहेंगे। तो हमने कोशिश करनी है कि बच्चे को हम एडिक्शन के उस एज में जाने से बचा लें। ये सारा प्रिवेंशन है और ये बिल्कुल पॉसिबल है। आम नसीहतों से, आम चीज़ों से ये ठीक नहीं होगा। इसमें अगर आम नसीहतें अपने तौर पर जो आपको पता है उससे आप कर रहे हैं, नहीं फ़र्क पड़े तो हेल्प लेने से मत कुतराएं। फौरी हेल्प लें, यूट्यूब से ले लें, मुआलिजीन से ले लें, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। हर लेवल के ऊपर हेल्प अवेलेबल है। तो अब हेल्प ले के तो बच्चे को फिर पीछे पड़ जाए जब तक आप उसको कर नहीं पाते। आप फिर उसको अपना इल्म बढ़ाएं। इल्म बढ़ाने से आस्ता आस्ता आप बच्चे की हेल्प करके हम उसको निकालने में कामयाब हो सकते हैं। ये प्रिवेंशन है। माशाल्लाह। ऐसा अब खुदा न खास्ता कोई बच्चा इसमें इन्वॉल्व हो गया है, हमारा कोई प्यारा उसमें इन्वॉल्व हो, एडिक्ट हो गया है, उसका इलाज आपने फरमाया कि आप उसको ले जाएं किसी मुआलिज के पास, किसी साइकियाट्रिस्ट के पास, तो उसका क्या प्रोसीजर होता है? हाँ, अब ये बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की कि आप बच्चा जो है प्रिवेंशन से निकल गया, वो बीमार बन गया है और आप अपने जहाँ आपने इलाज करवाना पहले उनके साथ प्री असेसमेंट, उनसे बातचीत करें, प्री ट्रीटमेंट सेशंस लें, असेसमेंट करें कि वाकई आपका बच्चा एडिक्ट हो गया है। उसके सारे क्राइटेरिया को खुद आप देखें, वॉच करें कि जो क्राइटेरिया है क्या उसमें फॉल करता है। अगर फॉल करता है तो फिर बैठ के उनसे बात करें, डिस्कस करें कि कैसे इसमें से वो निकला जा सकता है और उसमें कोशिश करें कि बच्चे की इन्वॉल्वमेंट हो, बच्चा खुद उसमें उसकी मोटिवेशन हो और इंटरेस्ट शो करेगा। आप बच्चे से बातचीत करें, उसे उस लेवल पे ले आए कि वो इलाज के लिए तैयार हो जाए। इसे हम स्टेजेस ऑफ चेंज कहते हैं। प्रोसेस का मॉडल ऑफ चेंज है जिसमें डिफरेंट स्टेजेस से बच्चा निकल के तैयार होता है। पहला प्री कॉन्टेम्पलेशन होता है, बच्चा मानता नहीं मैं खुद छोड़ लूँगा, मैं ऐसे कर लूँगा, वैसे कर लूँगा, करने दें उसको। सेकंड स्टेज के बाद उसके साथ लगे रहे हैं, मेहनत करते जा रहे हैं, तो अगली स्टेज पे आता है जिसे कॉन्टेम्पलेशन स्टेज कहते हैं। कहता हाँ मेरे कुछ रवैये ख़राब है, मुझे बदलना चाहिए या नहीं, वो कन्फ्यूज़ होगा। तीसरी स्टेज प्रेपरेशन की है, जब वो कहेगा हाँ ठीक है मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। फिर आप तलाश करेंगे, ट्रीटमेंट सेंटर्स देखेंगे जहाँ आपको मुनासिब लगेगा, फिर वहाँ तक आप रसाई हासिल करेंगे। फिर अगली एक्शन फेज़ है जहाँ कहता है ठीक है मैं तैयार हूँ। अब जो बच्चा इस स्टेज के ऊपर हस्पताल में या अपने ट्रीटमेंट में जाएगा, चाहे वो आउटडोर ट्रीटमेंट ले, इनडोर, आउटडोर के ऊपर भी मरीज़ ठीक हो जाते हैं। जो ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देगा उसके ठीक होने के चांसेस मैक्सिमम है। ज़्यादातर मरीज़ इलाज में आते हैं, घर वाले ज़बरदस्ती ले आते हैं, उसके साथ मेहनत नहीं करते, उसको दाखिल करवाते हैं, वो अभी प्री कॉन्टेम्पलेशन स्टेज पे ही होता है, तो वो उसके ठीक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर फैमिली इलाज के अंदर पूरी तरह इन्वॉल्व रहे और उसे एक्शन फेज तक ले आए फिर भी पॉसिबल है। तो लेकिन फैमिली का इलाज के अंदर शामिल होना और इलाज को सीखना और उन रवैयों को सीखना क्योंकि एडिक्शन जो बढ़ती है ना, उसमें अगर 50% हाथ मरीज़ का तो 50% हाथ फैमिली का होता है। फैमिली की कोताहियाँ, उसको डांट डपट करना, सख्ती करना, लड़ाई झगड़ा करना और बीच में खौफ उसके अंदर पैदा करना और उसके दोस्तों के सामने जलील करना और दूसरे लोगों के साथ या उसको बुरा भला कहना, उसकी ज़ात को निशाना बनाना, ये बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मसाइल जो है वो इंटेंस हो जाता है हो जाए। तो फैमिली को अपने तौर पर अपने आप, क्योंकि ये फैमिली डिजीज़ बन जाती है, फैमिली को अपने आप को अपने तौर पर ठीक करने की ज़रूरत है, अपने रवैयों को पहचान कर उनको बदलने की ज़रूरत है और बच्चे को अपने रवैयों को बदलने की ज़रूरत है, फिर जाकर चीज़ें बेहतर होती हैं। और माहिरीन कहते हैं कि इसके लिए जो है कम से कम 4 महीने चाहिए होते हैं, जिसमें मरीज़ का जो दिमाग का वो हिस्सा जो उसको सही और गलत के दरमियान फ़र्क करना सिखाता है वो काम नहीं कर रहा होता, वो शट आउट हो जाता है। वो जो मज़े वाले सेंटर जैसे हमने पहले बात की थी, तो उसकी वजह से अब 4 महीने लगते हैं दिमाग के उस हिस्से को एक्टिव होने में कि वो बता सके कि ये चीज़ ठीक है और गलत है, मरीज़ फैसला कर सके अपने लिए कि मैंने अपने आप को ठीक कैसे रखना है। फिर वो राब्ते में रहे और अपने आप को आगे लेके चलता रहे। एक दफ़ा जब उसको समझ लग गई, उसे नीयत कर ली कि मैंने ठीक होना है और फैसला कर लिया है, फिर वो जब वो सीखेगा तो आहिस्ता आहिस्ता नए रवैये सीखेगा जो सेहतमंद रवैये है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो अपने आप को ठीक करने में
कामयाब हो सकता है। ये इलाज है जो कि मुआलिजीन के साथ मिल के किया जाएगा, जिसमें बहुत सी थेरेपीज़ का रोल है, जिसमें CBT का बहुत अहम रोल है और मोटिवेशन इंटरव्यूइंग है, उसका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ साथ बाद मरीजों के साथ और भी प्रॉब्लम जुड़ जाते हैं, फिर उनका भी ट्रीटमेंट साथ होना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, प्रिवेंशन भी हो गई, यानी आपने कहा कि प्रिवेंशन है, उसके बाद ट्रीटमेंट है। अच्छा, ट्रीटमेंट के बाद भी आपने कहा एक स्टेज होती है कि इस बात के इम्कान होते हैं कि वो जो हमारा मरीज़ है वो दोबारा कहीं उस बिहेवियर में ना जाए, उसको कहते हैं रिलैप्स ना हो जाए। तो रिलैप्स से बचने की क्या सूरत हो सकती है, या उसको कैसे जो है ना उसको मैनेज किया जाता है? ये बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की। जैसे हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं कि ट्रीटमेंट अब उसकी हो गई है। ट्रीटमेंट के बाद सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि दोबारा नशा कर लें। जैसे अपनी शुगर का इलाज करवाया, एक दिल के मरीज का ऑपरेशन हो गया, सब कुछ हो गया, डॉक्टर ने परहेज बताया, अब खतरा हो गया ये दोबारा से बदपरहेजी ना कर लें। अब हमें बदपरहेज से कैसे रोकना है? जो हेल्दी रवैये हमने इलाज में सीखे हैं या मरीज ने, फैमिली ने सीखे हैं, हम कोशिश करें उन रवैयों को स्ट्रिक्टली उसके ऊपर अमल करें। और मरीज़ का दोबारा दिल करेगा, क्योंकि उसको मज़ा याद आएगा, वो जो नशे से फ़ायदे हुए वो उसको याद आएंगे, उसका दिल करेगा मैं दोबारा करूं। हमने उसको रोकना है। उसके लिए एक तो इलाजगाह के साथ रब्ता ज़रूरी है, अपने मौलजिन के साथ रब्ता ज़रूरी। इसे एक रिलैप्स प्रिवेंशन प्लानिंग कहते हैं। ये भी पूरी एक साइंस है। इस वक्त दुनिया के अंदर ज़्यादातर जो काम है वो रिकवरी सपोर्ट के ऊपर या रिलैप्स के ऊपर हो रहा है। ट्रीटमेंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसका महदूद होता जा रहा है। ज़्यादा काम प्रिवेंशन पे हो रहा है कि हम प्रिवेंट करें, और रिलैप्स प्रिवेंशन पे हो रहा है, रिकवरी सपोर्ट के ऊपर। ट्रीटमेंट कम होती जा रही है और ज़्यादा आउट पेशेंट के ऊपर हो रही है। असल चीज़ है कि अब दोबारा उसको बचाया जाए। उसके लिए जैसे उसके बायोलॉजिकल जो उसके रवैये हैं उनके ऊपर काम करना ज़रूरी है, उनकी सोचों के ऊपर काम करना ज़रूरी है, और उसकी जो आदत हैं उनको बेहतर करने की ज़रूरत है, उस माहौल को बदलने की ज़रूरत है। एक तो इलाजगाह के जो मामला उनके साथ अपना टाइम गुजारे, अपने पेरेंट्स फैमिली के साथ घर में रिकवरी के लिए ज़रूरी है कि अपनी फैमिली का माहौल ठीक करें और फैमिली के साथ डिजीज़ को एक्सेप्ट करें। सबसे बड़ा इशू जो मुआशरे में फेस करने का है ना, अब ज़्यादा ट्रीटमेंट कम्युनिटी बेस्ड होता जा रहा है कि कम्युनिटी को इसमें एंगेज किया जाए। मुआशरा जो है वो नशा जो करने वाले लोगों को बुरा समझता है, इसलिए मुआशरे को इन्वॉल्व किया जाए ताकि मुआशरा उनको एक्सेप्ट करे। चाहे मरीज जब मुआशरे में जाए तो मरीज को भी स्टिग्मा होता है कि मुआशरा मुझे बुरे अल्फाज में पुकारेगा, मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, मुझे जॉब नहीं देगा, या उनके अंदर तासुब रहेगा। तो वो आहिस्ता आहिस्ता फैमिली को, मरीज़ को मुआशरे में सेट होना है जाके, और अपने ट्रस्ट को बहाल करना है, और उतना जो बात कहे उसके ऊपर अमल करें, अपने रवैयों को चेंज करें, इलाजगाह से रब्ता रखें। और पूरी दुनिया में एक इदारा काम करता है जिसे नारकोटिक्स एनोनिमस या अल्कोहलिक्स एनोनिमस कहते हैं। 1935 से जिन लोगों ने नशा छोड़ा उन्होंने अपनी एक तंजीम बनाई हुई है। वो पूरी दुनिया में वो लोग फ्री एक दूसरे की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। इस तरह पाकिस्तान में हर शहर के अंदर ये तंजीम है जहाँ पे लोग ऑनलाइन रात को 9 बजे मीटिंग करते हैं, फिज़िकली भी वो फेस टू फेस भी करते हैं। वो डेली बेसिस के साथ उनके साथ राब्ते में रहे, उनसे साथ बैठ के जिन लोगों ने नशा छोड़े हुए 5-5, 10-10 साल हो गए, उन्होंने क्या किया है वो फिर उसको मदद करेंगे, और आस्ता आस्ता वो उस रास्ते पे चलता चला जाएगा और आस्ता आस्ता बेहतरी की तरफ जो है जाना शुरू हो जाएगा। तो ये हम आस्ता आस्ता पहला घर में, फिर उसके बाद फैमिली के ताल्लुकात, फिर उसके बाद मुआशरे में और वर्क, ये 4 उसकी स्टेजेस हैं जिनके ऊपर हमने रिकवरी में काम करना है कि अपनी फैमिली में डिजीज़ ऑफ एडिक्शन को एक्सेप्ट करते हुए फैमिली के हालात बेहतर करें। उसके बाद वर्क प्लेस के ऊपर आस्ता आस्ता जाए और अपने काम के हालात के ऊपर जाके अपनी एक्सेप्टेबिलिटी को लेके आए और लोगों को एक्सेप्ट करे कि हाँ मरीज़ ठीक हो गया, अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है। फिर मुआशरे में कैसे काम करना है, और फिर पर्पस कि अपनी ज़िंदगी में एक मकसद डेवलप करे कि मेरी ज़िंदगी का क्या मकसद है, मैं कैसे लेके चलना है। ये दुनिया की वाहद क्रोनिक बीमारी है जिसमें मरीज़ ठीक होकर तबई मौत मरता है और नॉर्मल ज़िंदगी नॉर्मल लोगों से अच्छी ज़िंदगी गुजारता है। और दुनिया की कोई क्रोनिक बीमारी ऐसी नहीं है जिसमें मरीज़ अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारे। शुगर का मरीज़ शुगर की कॉम्प्लिकेशन से मरेगा, कैंसर का मरीज़ कैंसर की कॉम्प्लिकेशन से, उसके अलावा ब्लड प्रेशर का मरीज़ है उसकी कॉम्प्लिकेशन। लेकिन ये दुनिया की वाहद बीमारी है, अगर उसको और कोई फिजिकल एलिमेंट नहीं है तो वो अपनी ज़िंदगी को एक नॉर्मल और अच्छी और खूबसूरत मिसाली ज़िंदगी गुजारता है। आपने कहा ना कि जब वो रिकवर हो जाएगा तो उसके अंदर फिर जब उसका अंत पे हम पर्पस बताएंगे कि अब जारी बात आप तुमने रिकवर तो कर लिया है, तो अब तुमने अपना ऑब्जेक्टिव बनाना लाइफ का, और जब ऑफकोर्स जब एक पर्पस ड्रिवन लाइफ होती है तो ऑफकोर्स उसके अंदर जो है ना वो ज़्यादा बेहतर नहीं गुजारता। डॉक्टर साहब, जब कोई शख्स जो है एडिक्ट हो जाता है, और एलिमेंट भी साथ उसके साथ आ जाते हैं, कुछ एडिड प्रॉब्लम उसके साथ आ जाते हैं, उसमें भी ज़रा मैं चाह रहा था कि आप लोगों की रहनुमाई करें कि वो क्या होती हैं। ये बड़ी अच्छी आपने बात की। बहुत से मरीज़ जो है नशा किसी वजह से शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ लोगों को एंजाइटी का मसला होता है, कुछ लोगों को गुस्से का मसला होता है, कुछ लोग डिप्रेस होते हैं, कुछ लोगों को मूड के इश्यू होते हैं, वो उस वजह से भी नशा शुरू करते हैं। ट्रॉमास भी होते हैं,
ट्रॉमास होते हैं, बचपन के ट्रॉमास हैं, उसकी वजह से या कोई उनकी कोई सेपरेशन हो गई, डिवोर्स हो गई, या कोई फैमिली कॉन्फ्लिक्ट है, उस वजह से भी नशा शुरू कर देते हैं। और एक और बहुत जो मुश्किल चीज़ जो इसमें है वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। बहुत से लोगों को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, वो उस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए नशे का इस्तेमाल करते हैं। तो इलाज का जो अच्छी इलाज का है वो मरीज़ की असेसमेंट करके देखेगी कि मरीज़ के साथ एडिड प्रॉब्लम क्या है। बहुत से मरीज़ जो है, जो आजकल मैंने देखा है, वो जुए की तरफ बहुत ज़्यादा लत पड़ गई है। नशा करने के बाद वो गेमिंग और मोबाइल के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा वो यूज़ कर रहे हैं, जिसे हम गैम्बलिंग कहते हैं। वो हम देखना होता है कि क्या मरीज़, जब हम इलाज के दौरान फिर हम देखते हैं कि मरीज़ गैम्बलिंग की जो बीमारी उसके क्राइटेरिया के ऊपर भी मीट करता है कि नहीं करता। या एक ज़हनी बीमारी होती है स्किज़ोफ्रेनिया, जिसमें मरीज़ शक करता है, अपने को बहुत बड़ी तोप चीज़ समझना शुरू, या वो लोगों के ऊपर शक करता है कि लोग मेरे खिलाफ हैं, मुझे नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। बाद कुछ जब बीवियों के ऊपर शक कर दी, ये एक जहनी आर्जा होता है। तो इलाज के दौरान ये मुआलिजिन का काम है कि वो सारे देखें कोई मूड डिसऑर्डर तो नहीं है, बाइपोलर तो नहीं है। 40% लोग जो नशे का इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर कोई एडिड प्रॉब्लम भी होता है। इन सब में से कोई, जिसमें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, मूड डिसऑर्डर हो सकता है, एंजाइटी डिसऑर्डर हो जाता है, गैम्बलिंग हो सकती है, सेक्स एडिक्शन हो सकती है, या कोई और वर्कोहलिज्म हो सकता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है। तो उसको भी साथ ट्रीट करना ज़रूरी है। और देखना कि दोनों क्राइटेरिया को मीट करें तो दोनों का इलाज पैरेलल लेके चलेंगे। तो फिर मरीज, अगर आपने एडिक्शन का ट्रीटमेंट कर दिया और उसके एंजाइटी डिसऑर्डर या स्किज़ोफ्रेनिया का या बाइपोलर का या जुए का नहीं किया, तो वो फिर उधर ही रहेगा। तो इसलिए ये बड़ी अच्छी आपने बात की थी कि दोनों चीज़ों को लेके चलने की ज़रूरत है। प्रॉपर असेसमेंट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रॉपरली असेस कर लिया और उनके दोनों बीमारियों को देख लिया, या तीनों को, शायद डायबिटीज़ भी हो सकती है, ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, उनका इलाज भी साथ साथ होगा, तो फिर एक आइडियल रिकवरी और बेहतरीन माहौल में बंदा ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो सकता है। अच्छा साहब, ये फरमाइए कि आप क्या समझते हैं कि जो हमारी दीनी तालीम है, चूँकि हम एक मुसलमान माशरे में रहते हैं, इस्लामी हम तालीमात पे अमल करते हैं, तो दीन पे अमल करना या हमारे जो बुनियादी अकायद हैं उनका कितना रोल होता है इस किस्म की एडिक्शन से बाहर निकलने में? ये बहुत अच्छी आपने बात की, सवाल किया कि देखिए बहुत सी चीज़ों पे हमारा इख्तलाफ हो सकता है। हर चीज़ पे जो भी हम बात करेंगे, साइंस की बात करेंगे, लोग इख्तलाफ कर सकते हैं। जैसे कुरान मजीद है या हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, तो इसके बगैर मैं समझता हूँ इलाज हो नहीं सकता। जब तक आप सीरत नबी के हवाले से लोगों को नहीं बताएंगे कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब मानते हैं, कुरान को, अल्लाह को सब, लेकिन अल्लाह की नहीं मानते। जब हम अल्लाह की मानना शुरू कर देंगे, कुरान को पढ़ना शुरू कर देंगे, तो हम तो अपने दायरे में नमाज के लिए भी कहते हैं कि नमाज़ पढ़ें, और साथ साथ समझने की कोशिश करें कि अल्लाह ताला ने हमारा मकसद क्या है हमारी ज़िंदगी का। देखिए दुनिया में जब भी कोई मशीन ईजाद होती है, जो कोई भी चीज़ बनती है, उसकी एक वर्किंग बुकलेट बनती है कि आप इसको ऑपरेटिंग बुक बनती है, कैसे ऑपरेट। जब इंसान दुनिया में पैदा है तो उसका ऑपरेटर मैनुअल तो कोई नहीं था, उसका ऑपरेटिंग मैनुअल कुरान है कि अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में क्यों पैदा किया, हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, हमारा मकसद क्या है, हमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी, और उसका नमूना हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की शक्ल में, सहाबा कराम, तबा ताबीन की शक्ल में बना दिया। तो हमारा काम है कि इनको स्टडी करें, देखें और अपने आप को उसके मुताबिक डालने की कोशिश करें, तो हम एक बेहतरीन इंसान बन सकते हैं। पहले बेहतरीन इंसान बनेंगे, फिर बेहतरीन मुसलमान बन सकते हैं। तो इसमें ये भी अब जैसे आपने बताया ना कि इसका एक बड़ी वजह होती है एंजाइटी है, डिप्रेशन है, और हमारा दीन ऑफ कोर्स जो है वो हमें कहता है कि आप जो है उम्मीद और अल्लाह ताला के साथ आप जो ताल्लुक़ है और जो आपका अल्लाह के साथ तवक्कुल है, वो आपको इस मायूसी से और इस नाउमीदी से बाहर निकालने में बड़ा हेल्प कर सकता है। तो हमें ये लगता है कि शायद अगर आप दीन के साथ बंदे का ताल्लुक़ ज़रा अच्छा हो, गहरा हो, और वो दीन को जानता हो, तो यकीनन वो इस तरह के जो आपके डिसऑर्डर्स हैं उनसे एक खासी हद तक निपट सकता है। बहुत आपने ज़बरदस्त ठीक बात की कि जैसे आपने कहा कि ईमान क्या है। अभी मैं बात कर रहा था एक आलिम दीन के साथ, वो बता रहे थे कि खौफ और उम्मीद के दरमियान जो है ना वो ईमान है। अल्लाह ताला हमें खौफ दिलाता है कि आप बुराई से बचें, क्योंकि उसकी अगर बुराई के रास्ते पे जाएंगे तो आपको जहन्नम में, और उधर अल्लाह ताला उम्मीद देता है कि अगर हम नेक बनेंगे तो आपकी ज़िंदगी जन्नत में जाएगी। उसके दरमियान में रहते हुए अगर हम डरते भी रहते हैं और उम्मीद का दामन रखें तो हमारा ईमान मजबूत से मजबूत होना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए मैं समझता हूँ, मैं लोगों को ये कहता हूँ कि हमारे ज़िंदगी के दो हिस्से हैं। एक हमारा जिस्म है,
जिसका ताल्लुक मिट्टी से है और ये मिट्टी से बना, ये मिट्टी में चले जाएंगे। दूसरी हमारे अंदर रूह है जो जिस्म को चलाती है, जो सब कुछ करने में हेल्प करती है, वो अल्लाह ताला के पास ही है, उसने उधर चले जाना। तो हम जिस्मानी सेहत के लिए, नफसानी ख्वाहिशात के लिए सब कुछ कर रहे होते हैं, खुराक, कपड़े, खाना पीना, सैर, ये, लेकिन हम रूहानी सेहत के लिए क्या करते हैं? और किसी आलम से मैंने ये भी सुना था कि अपनी रूहानी सेहत को बेहतर करने के लिए जो बेहतरीन चीज़ है वो कुरान और तफसीर है। तो अगर मैं कहता हूँ अगर आप 1 घंटा डेली सैर करें, वो हमारी जिस्मानी सेहत को बेहतरीन रखेगी, हमें शुगर, ब्लड प्रेशर, गुस्सा, इन चीज़ों से बचाएगी, नफसानी ख्वाहिशात से बचाएगी। और रूहानी सेहत के लिए अगर 1 घंटा तर्जुमा तफसीर को दें और उसमें, ताकि हमें मकसद समझ आए कि अल्लाह ताला ने हमें क्यों बनाया, अल्लाह ताला हमसे क्या चाहता है, तो हमें स्टेप बाय स्टेप खुद समझ आए। किसी के बताने से शायद वो समझ ना आए और शायद उसको समझाने का तरीका हमें ना सूट करे, लेकिन अगर हम खुद पढ़ेंगे तो हमें खुद समझ आएगी तर्जुमा तफसीर के साथ, तो फिर अपनी ज़िंदगी को हम बेहतरीन बना सकते हैं। डॉक्टर साहब, बस मैं जा रहा था कि आखिर में हमारे जो नाजरीन हैं उनमें अगर किसी का कोई अजीज़, कोई प्यारा, चाहे वो ड्रग एडिक्ट है, तो आप उसको एक मुख्तसर जो मैसेज या कोई उसको मशवरा जो है ना, वो आप क्या देना चाहेंगे? उसके लिए बेहतरीन मशवरा ये है कि अगर तो वो इन क्राइटेरिया को देख लें, ख़ुद भी चेक कर लें। आजकल लोग चूँकि बहुत ट्रेन और एजुकेटेड हो गए हैं, ख़ुद नेट के ऊपर जाकर सर्च कर लें कि सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर DSM का क्राइटेरिया क्या है। DSM के क्राइटेरिया को आप डाल के उसमें देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से सिम्टम्स हैं, क्या कुछ हैं। या केज का फार्मूला आता है, CAGE। केज का मतलब होता है कि कट डाउन, कि अगर कोई मरीज़ नशा करता है, आप देखते हैं या उससे बात करते हैं कि वो नशे की मिकदारों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है या कम करने की कोशिश कर रहा है। ये पहला क्राइटेरिया है एडिक्शन का। दूसरा क्राइटेरिया A से बनता है अनॉयड, अगर आप, या एंगर, अगर आप उसको मना करते हो, वो गुस्सा करता है कि तानू की प्रॉब्लम, मैं कर रहा नशा, मेरी अपनी ज़िंदगी जिस तरह मर्जी करा। और तीसरा है G फॉर गिल्ट, कि उसे लड़ाई झगड़ा या नशा ज़्यादा करने के बाद या गुस्सा करने के बाद में उसे एहसास से गुनाह होता है। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है E, आई ओपनर, कि सुबह उठते ही सबसे पहले वो नशा करता है। जैसे मिसाल के तौर पर सिगरेट के जो मरीज़ बन जाते हैं, वो सुबह उठते ही सबसे पहले सिगरेट पीते हैं। जो चाय के मरीज़ बन जाते हैं, वो कहेंगे हमें बेड टी चाहिए। इसी तरीके जो सुबह उठते सब, तो ये 4 क्राइटेरिया अगर उसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा मौजूद है, समझे वो एडिक्ट है। अगर आपको ज़्यादा मुश्किल आए तो ये केज के फार्मूले को आप डालें, नेट के ऊपर डालें, केज का फार्मूला आ जाएगा। अगर हम उसको देख लें कि ये प्रॉब्लम है, तो फिर आप इलाज के बगैर उससे फिर नहीं निकाल सकते। आप खुद भी तालीमात हासिल करें, खुद भी मदद हासिल करें, आउटडोर बेसिस पे पहले कोशिश करें मरीज़ के साथ ताल्लुकात को ठीक करते हुए, अपने आप को कंट्रोल करते हुए, और उसे नसीहतें करना छोड़ के उसके साथ बैठ के बातचीत करें। हाँ, और आउटडोर बेसिस के ऊपर हेल्प करके मरीज़ का इलाज किया जाए। अगर आउटडोर बेसिस पर नहीं हो पाता तो फिर मजबूरन लामहला इंडोर ट्रीटमेंट महंगे होते जा रहे हैं, फीस माना मुश्किल होता जा रहा है फैमिलीज़ के लिए। अच्छा इलाज जो है वो फिर महंगा होता है, फैमिलीज़ के लिए मुश्किल है। तो जो फैमिलीज़ नहीं, वो आउटडोर बेसिस के ऊपर मरीज़ के साथ बैठ के डिस्कशन करें, बातचीत करें, और आहिस्ता आहिस्ता मरीज़ रास्ते पे आ जाता है। अगर प्रॉपर काउंसलिंग हो और प्रॉपरली आप किसी अच्छे माहर से मिल के इलाज को लेके चले, तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि मरीज़ को ठीक किया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है फैमिली को ये सोचना कि पहले जो बीमारी हुई है उसमें हमारा भी रोल है। पहले हम अपने आप को ठीक करें, अपने रवैयों को कंट्रोल करें। हमारे रवैये की वजह से वो उस तरफ गया है। यस, हमारा गुस्सा, हमारा बेजा शक करना, बेजा लड़ाई करनी, बेजा तनकीद करनी, उसको हम रोकने की कोशिश करें। अपने आप को ठीक करें, अपने आप को रिलैक्स करें, काम करें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मरीज़ की हेल्प करें। मरीज़ उस वक्त ठीक होगा जब वो ठीक होने का फैसला करेगा। हमारे कहने से उसने ठीक नहीं होना। उसको उस लेवल तक ले आए कि वो समझ जाए कि ये जो बीमारी है, ये जो नशे का इस्तेमाल या जुए का इस्तेमाल मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और मुझे अपने गोल से दूर कर रहा है। जो मैं ज़िंदगी में बनना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, मैं उस तरफ नहीं जा रहा और तरफ जा रही हूँ। तो वो फिर सोचेगा, उसकी सोच के अंदर जब तक ये छलांग नहीं आएगी, लीप ऑफ फेथ इसे कहते हैं, उस वक्त तक वो फैसला नहीं करेगा और ठीक होने की तरफ आएगा नहीं, और आप कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, आपके बहुत सारे आपके पास केसेस आते हैं, लोग आपके पास आते हैं इलाज के लिए। कोई ऐसा वाकया जो आप समझते हो कि आज के साथ शेयर किया जाए और उससे वो उसकी रोशनी में एज ए केस स्टडी उसको लेके तो जो है ना वो अपने पैरों का इलाज कर सके? हाँ, बहुत से ऐसे केस हैं। एक केस के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा। मैंने 91 में इस फील्ड में मैंने ज्वाइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 35 साल हो गए। इसी तरह से एक बच्चा हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आया। उसके चचा ने उसका इलाज करवाया। उसके फादर ने दूसरी शादी कर ली हुई थी और वो बच्चा जो है वो टीकों के ऊपर लग गया।
उसका ट्रीटमेंट हुआ, 3 महीने का ट्रीटमेंट होने के बाद वो फिर घर चला गया, फिर दोबारा उसके ऊपर लग गया, फिर उसके अंकल ने दोबारा दाखिल करवाया, तो वो फिर दोबारा ट्रीटमेंट, बड़ा अग्रेशन, बड़ा गुस्सा और बड़ा वो था, और घर वालों से भी नफ़रत थी, फैमिली से भी, बाकी चीज़ें से। आहिस्ता आहिस्ता फिर उसका जब दूसरा इलाज होना शुरू हुआ तो कुछ चीज़ें उसको समझ आनी शुरू हुई। फिर उसने इसको जब समझ आई, उसने फ़ैसला किया कि ठीक है, अब मैं अपने आप को नशे से बचाऊंगा। लेकिन उसका अग्रेशन और गुस्सा उसे काबू में नहीं आ रहा था। लेकिन वो क्लिनिक में आता रहा, क्योंकि मैंने अभी तक उन्हीं मरीज़ों को ठीक होते हुए देखा है जो इलाजगाह से राब्ते में रहे लंबा अरसे तक इलाज के बाद। क्योंकि इलाज के दौरान तो मरीज़ छुट्टी की फ़िक्र में लगा रहता है कि जब वो इलाज के बाद घर जाता है और फिर उसे समझ आती है, तो फिर उस वक्त उसको मदद की ज़रूरत थी। अगर वो राब्ते में रहता तो वो ठीक होना शुरू हो जाता है। फिर वो उन्होंने इलाज में राब्ते में रहना शुरू कर दिया, क्लिनिक में काम करना शुरू कर दिया, और आहिस्ता 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 उनका जो अग्रेशन है, जो गुस्सा है, वो आहिस्ता ठंडा होना शुरू हो गया। और उस वक्त हम NA के ऊपर भी काम कर रहे थे, पूरी दुनिया में जो मैंने बताया था प्रोग्राम है, उसके फिर उसको स्टेप्स बताने शुरू किए, उन्होंने उसको समझना शुरू किया। जैसे उसका पहला स्टेप है कि हम मान गए कि हम नशे की बीमारी के सामने बेबस हैं और इसने हमारी ज़िंदगी को गैर मुनज़्ज़म कर दिया है। तो वो जब बंदा मानना शुरू किया कि हाँ वाकई मैं तो इसके सामने बेबस हूँ, फिर उसने उसको एक्सेप्ट करना शुरू किया, और आहिस्ता आहिस्ता 2-3 साल के अंदर अंदर उसके अंदर एक स्टेबिलिटी आनी शुरू हो गई। उसके बाद फिर उसने काम करना शुरू किया, साथ साथ मरीज़ों के साथ भी वो राब्ते में रहता था, और प्लस साथ साथ उसने रियल इस्टेट का काम करना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता उनकी सेहत जो है वो बेहतर होनी शुरू हो गई, और आहिस्ता आहिस्ता इनकम भी आनी शुरू हो गई, और उनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आनी शुरू हो गई। वो उन लोगों से दूर रहा जिनके साथ वो करता था, इलाजगाह से राब्ते में रहा, प्लस अपना काम करना शुरू कर दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने तो कुछ और टाइम गुजरा, फिर उन्होंने शादी कर ली। उसके बाद उनके साथ एक मसला हो गया कि औलाद भी हो गई। एक और मसला हो गया कि एक जब वो अपने दफ्तर में बैठे थे, लोगों ने उनके ऊपर अपना 2 लोग आकर उन्हें हमला कर दिया, और उन्होंने स्नैच करने की कोशिश की। उन्होंने इतने बहादुर वो हो गए थे, उन्होंने उनके साथ भी लड़ाई की। 2 बंदे थे, दोनों बंदों को काबू भी किया, पिस्टल भी उनके पास था। उन्होंने वहाँ से निकले। उसके बाद पिछले कुछ अर्से के में उनको कैंसर हो गया, बड़ी आंत का कैंसर हो गया। उन्होंने कैंसर से भी फ़ाइट की, उससे भी वो निकल आया माशाल्लाह। उससे भी उनका इलाज शौकत खरम से हुआ माशाल्लाह, अब ठीक हैं। अब उनको 30 साल से ज़्यादा उनके जो बच्चे हैं वो भी जवान हो गए, वो भी काम कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त केस स्टडी है। उनको तकरीबन 32-33 साल हो गए हैं, और वो माशाल्लाह बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और अभी भी वो NA मीटिंग को अरेंज करते हैं। हर इतवार उनके ऑफिस के अंदर NA मीटिंग होती है, वहाँ पे 25-30 लोग आते हैं, अपने मसाइल को डिस्कस करते हैं, उनको गाइड करते हैं। हम भी कभी कभी दावा देते हैं, हमारे इदारे में भी आते हैं, आके मरीजों से बातचीत करते हैं। तो ये वो जन्नती लोग हैं जो कि दुनिया में जन्नत कमा रहे हैं, और ऐसे बेतहाशा लोग हैं और भी हैं। तो ये एक सबसे पुराना केस था जिनको माशाल्लाह हमारे साथ 30-35 साल बहुत लंबा अरसा होता है, 2-2 3-3 नस्लें गुजर जाती हैं। तो मेरे में ये बात आ रही है कि ये जब कोई आपके पास मरीज आता है तो क्या उसको अपने पास रखते, क्लिनिक में रखते हैं, वहाँ पे यानी वो स्टे करता है, बेड के ऊपर रहता है आपके साथ, कुछ ऐसा कुछ? जो एक तो मैंने आउटडोर ट्रीटमेंट बताया था कि मरीज़ आता है, आउट पेशेंट के तौर पर दवाई लेता है, प्लस काउंसलिंग करते हैं, फैमिली की काउंसलिंग करते हैं। एक एक्सटेंसिव आउट पेशेंट होता है, उसमें थोड़ा सा वो ग्रुप लेक्चर भी अटेंड करता है, और करके चले जाता है। और जो लोग इसमें नहीं रह पाते फिर उनको दाखिल किया जाता है, वो हमारे पास ही रहते हैं। कुछ डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आते हैं, वो कहते हैं जी हम खुद ही ठीक कर लेंगे, हमारा भाई ये पहले चंद दिन गुजार दें। वो डिटॉक्सीफाई होकर चले जाते हैं, फिर इलाजगाह में राब्ते में रहते हैं और चलते रहते हैं, ठीक हो जाते हैं। कुछ लोगों को फिर जो ज़्यादा हार्ड कोर होते हैं, जिनके मसाइल फिर उनको मिनिमम 4 से 6 महीने फिर इलाजगाह में रहते हैं। फिर उसके बाद फॉलो अप में रहते हैं, राब्ते में रहते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता फिर उनकी लंबी ज़िंदगी जो है वो ठीक होने की तरफ चलती चली जाती है, और ज़िंदगी बेहतर से बेहतर होती चली जाती है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। ये बड़ा ही तकलीफ़ दे एक बात होती है, खुदा ना खास्ता हमारा कोई अजीज़, कोई प्यारा, कोई भाई इसका शिकार हो जाए, और फिर जो है एक बड़ी तकलीफ दे। अब जैसे हमें अगर 30-32 साल एक बंदा मुसलसल अब देखो वो एक नॉर्मल बिहेवियर तो नहीं होता। हाँ जी बिल्कुल, सारी बात, वो नॉर्मल बिहेवियर नहीं होता, वो एक चीज़ से लड़ रहा होता है मुसलसल। उसके बारे में फिर उसके बाद उसके बारे में जो मुख्तलिफ आरा होती हैं, उसके करीबियों की, उसके दोस्तों के, बाप की, वो भी बहरहाल एक चैलेंज होता है उसके लिए। तो बहरहाल मैंने जो आगाज़ में बात की थी कि आफ़ियत अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला किसी को अता कर दे, और अगर हम में कुछ लोग या हम में से अक्सरियत जो है वो उसका शिकार नहीं है और वो आफ़ियत में है, तो हमें इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आपने वक़्त दिया, बड़ी कीमती बातें और कीमती मालूमात जो हैं हमारे नाज़रीन के साथ शेयर की। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे आज डॉक्टर मोहम्मद अमजद चौधरी साहब,
आप जो है एडिक्शन साइकेट्रिस्ट हैं, आपने बातें सुनी हैं कि अगर खुदा न खास्ता हमारा कोई अजीज़ ड्रग एडिक्ट हो रहा है, होने की तरफ जा रहा है, तो उसकी प्रिवेंशन क्या है। खुदा न खास्ता अगर वो इसका शिकार हो गया है तो उसकी ट्रीटमेंट क्या है, और ट्रीटमेंट के बाद उसकी जो रीलैप्स थेरेपी है वो हमने कैसे करनी है, उसके साथ रहना है, और एज ए फैमिली मेंबर हम उसके साथ वक्त गुजारना है। और एक बड़ी एक मुसलसल एफ़र्ट है, मुसलसल कोशिश है कि हम अपने उस प्यारे को उस तकलीफ़ से बाहर निकालें। और हम समझते हैं कि बतौर इंसान होने के हमारा ये फ़रीज़ा है कि हमारे इर्द गिर्द अगर कोई ऐसे लोग हों, उनसे नफ़रत ना की जाए, उनको अपने से दूर ना किया जाए, बल्कि मोहब्बत के साथ, हमदर्दी के साथ, खैरखाई के साथ उनका इलाज भी करवाया जाए और उनके इलाज में उनकी मदद भी की जाए, इस दुआ के साथ कि हमारा कोई भी प्यारा इसका शिकार ना हो, और जिनके प्यारे इसके शिकार अल्लाह ताला उनको बहुत जल्द से या फरमाए। हमारे इस प्रोग्राम को ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। يا ظلام الليل